तो बच्चों आज हम एक ऐसा डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं जो करंट का मेजरमेंट बताएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर है ये थोड़ा नया नाम है। बाकी हम जानते हैं कि एक अमीटर होता है, अमीटर जो डायरेक्टली करंट को मेज़र करता है। किसको मेज़र करता है? करंट को। एक वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज को मेज़र करता है। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये भी करंट को मेज़र करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, डिफ्लेक्शन के फॉर्म में ये मेज़र करता है। उस डिफ्लेक्शन से हम उसकी वजह से, डिफ्लेक्शन की वजह से हम करंट मेज़र कर लेते हैं। अभी एक फार्मूला ऐसा आएगा जिसमें ये जो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, जो कॉइल का डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, इसी से हम करंट भी निकाल लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, एक छोटे से फार्मूले से। तो आज हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जो कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें होता क्या है, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है। ये जो है ये है हॉर्स शू मैग्नेट, और ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। जिसमें ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल दिखाई दे रहा है, ये कॉनकेव शेप में है। क्या है? कॉनकेव शेप में है। इस शेप का होने से फ़ायदा ये रहता है कि जो फील्ड होती है, फील्ड वो कॉनकेव शेप की वजह से रेडियल हो जाती है, ठीक है। फील्ड क्या होती है यहाँ पर? रेडियल हो जाती है। मतलब एक जैसे सर्किल में रेडियस होती है, वैसे रेडियस की डायरेक्शन में यहाँ पर हमें फील्ड मिलने लगती है, जिससे बहुत फ़ायदा मिलता है हमें, ठीक है। तो एक हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, सिलेंडर के फॉर्म में है, और इसके दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ भी नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और क्या रखा हुआ है यहाँ पर देखें, यहाँ ऊपर एक स्केल बनाई गई है जो यहाँ से डिफ्लेक्शन मेजर करती है, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से, और छोटे छोटे यहाँ पर गैप भी है जो ये बताते हैं कितने डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये पॉइंटर है जो यहाँ मूविंग कॉइल जो बात हो रही है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, उसमें जो कॉइल है उससे ये अटैच होता है, क्योंकि कॉइल मूव करती है, ये रोटेट करती है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगते हैं, कपल लगते हैं। फोर्स की बात नहीं, फोर्स तो है ही, कपल लगती हैं। दो फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग रहता है, जिस वजह से इस पर टॉर्क लगता है। और टॉर्क लगने की वजह से जो कॉइल है वो मूव करता है, रोटेट करता है, मूव नहीं रोटेट करता है अपने एक्सिस के अराउंड। तो ये एक्सिस है इसकी, इसी एक्सिस के अराउंड ये जो कॉइल दिखाई दे रहा है वो मूव करता है, ठीक है। अब देखिए कॉइल जो है, कॉइल बना होता है, छोटी छोटी बातें जो आप समझ लें यहाँ पर। कॉइल जो है यहाँ पर ये बना होता है, एक जो है नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम का फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। और ये फ्रेम कैसा रहेगा? रेक्टेंगल के फॉर्म में इस तरीके से रहेगा, ठीक है। मान लिया ये फ्रेम हमने बना दिया इस तरीके से, ये फ्रेम हो गया। इसी फ्रेम के ऊपर क्या करते हैं कि अपना जो कॉपर वायर है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये इसको हम लपेट देते हैं इस तरीके से। कई फेरे बना देते हैं, 100, 200, 300, 400 इस तरीके से बना देते हैं। ये क्या होता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर है लेकिन इंसुलेटेड है, ये बिल्कुल खुला हुआ नहीं है, इंसुलेट किया गया है इसको। और फिर इसको एल्युमिनियम फ्रेम पर लपेट दिया गया है, ये कॉइल बन जाती है इस तरीके से। तो ये कॉइल है, यहाँ पर हमने कॉइल दिखाया है, कॉइल को हमने कहीं लिखा भी है, हाँ यहाँ पर देखें ये कॉइल लिखा हुआ है, कॉइल है ये, ठीक है। और ये कॉइल कैसे बनता है अभी हमने बताया। तो कॉइल हो गया, और ये हॉर्स शू मैग्नेट हो गया जो सिलेंडर के फॉर्म में है। इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। ये नॉर्थ और साउथ जो पोल है वो कॉनकेव शेप में है, जिससे हमें रेडियल फील्ड मिलेगी। इसके बाद इस कॉइल के बीच में एक सिलेंडर रखा होता है जिसको सॉफ्ट आयरन सिलेंडर कहते हैं। सॉफ्ट आयरन का ये बना होता है। इसका भी काम यही होता है कि ये फील्ड को रेडियल बनाए रखता है, फील्ड को रेडियल बनाए रखता है। दूसरा काम मतलब रेडियल फील्ड, ये भी रेडियल फील्ड बनाने में, जो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में ये हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये करता है कि ये
इंटेंसिफाई करता है, इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंटेंसिफाई करता है, उसको बढ़ा देता है। उसकी वैल्यू बढ़ा देने से होता क्या है कि भाई अब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट होगी तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगी यहाँ पर, और बाकायदा जो अच्छे तरीके से इसमें क्या होगा, रोटेशन होगा कोयल में। बात समझ में आई। उसके बाद ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ये जीवेल बियरिंग होती है, मतलब बियरिंग। और इसी पर क्या होता है कि ये जो पूरा इसका जो कॉइल है अपने एक्सिस के साथ घूमता है, ठीक है, एक्सिस भी यहाँ पर रोटेट करता है। फिर उसके बाद इसी जीवेल बियरिंग से यहाँ पर कनेक्ट होती है स्प्रिंग, ठीक है। दो स्प्रिंग होती है जो ऊपर भी और नीचे भी कनेक्ट होती है कॉइल से, ठीक है। स्प्रिंग का एक एंड कॉइल से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड यहीं स्क्रू से इसको टाइट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। जिससे होता यह है कि जब कॉइल घूमती है तो स्प्रिंग भी उसी के हिसाब से रोटेट करती है। रोटेट करने की वजह से क्या होता है कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात अगर स्प्रिंग है हमारे पास, हम उसको उल्टा घुमाएंगे, ठीक है, घुमाया घुमाया घुमाया, फिर घुमाया, कई फेरे लगा दिए, फिर छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, फटाक से ये जो है फिर ऐसे आ जाएगी। तो ये रिस्टोरिंग, स्प्रिंग रिस्टोरिंग होती है, इस वजह से स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। और फिर जैसे ही ये अपनी कॉइल घूम करके 2-3 राउंड लगा करके जाएगी, स्प्रिंग भी अपना जो है थोड़ा सा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और फिर वही स्टोरिंग एनर्जी की वजह से फिर जब उसे छोड़ेंगे, जब यहाँ करंट नहीं फ्लो करेगी, उस समय होगा क्या, उस समय ये जो स्प्रिंग है जब फैलेगी तो फिर से डिफ्लेक्शन जो है उतना, मतलब ये जो है डिफ्लेक्शन होगा। और इस पॉइंटर जो दिखाई दे रहा है, पॉइंटर मूव करेगा, इस स्केल पर मूव करेगा। और यहीं जब पॉइंटर मूव करेगा तो हमें पता चलेगा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉइल है, कॉइल के दो एंड को हम यहाँ दो टर्मिनल से जोड़ देते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल से जोड़ देते हैं दोनों एंड को। सारी चीज़ें हो गई। ये हेयर स्प्रिंग होता है, इसको कहते हैं हेयर स्प्रिंग। दो हेयर स्प्रिंग लगाते हैं हम, एक पेयर कह सकते हो आप कि एक जो है हेयर स्प्रिंग का एक पेयर लगाते हैं, एक ऊपर एक नीचे लगाते हैं। कॉइल हो गया, इसके जो पोल हो गए कॉनकेव शेप में रहेंगे, जो रेडियल फील्ड बनाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है बीच में, जो रेडियल फील्ड बनाने में हेल्प तो करता ही है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है, मैग्नीफाई कर देता है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, ये पूरा अरेंजमेंट है और इसी से ये अपना ये गैल्वेनोमीटर का ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखें जरा, ये जो अपना है फ्रंट व्यू है, ठीक है। अब करंट जब फ्लो करेगी तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन से हम पता कर लेंगे कितनी करंट फ्लो कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पर जो फील्ड निकलेगी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी और ये जो सिलेंडर है ये क्या करेगा, ये जो सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन का बना हुआ, ठीक है, ये इसको इंटेंसिफाई करेगा, रेडियल फील्ड बनाने में भी हेल्प करेगा। तो इधर से जो अपना सपोज दैट ये अपना जो सिलेंडर है, सिलेंडर को फिर से हम बना लेते हैं, यहाँ पर ये सिलेंडर है, सिलेंडर बना लिया। इसके ऊपर क्या है, यहीं पर अपनी ये इस तरीके से कॉइल है, ठीक है। कॉइल के कई फेरे हैं, इस तरीके से कॉइल के फेरे हैं जो एल्युमिनियम के उस पर रखा गया है, ठीक है। अब ऐसे है अपना, ठीक है, ये अपना कॉनकेव शेप में है इस तरीके से। ये नॉर्थ पार्ट है मैग्नेट का, ये वाला, और ये वाला पार्ट कौन सा है, साउथ पार्ट, ठीक है, साउथ पोल है, पार्ट नहीं पोल है, ठीक है, इस तरीके से। अब फील्ड यहाँ से निकलेगी तो फील्ड निकलेगी रेडियली, क्योंकि यहाँ देखो कॉनकेव है, ये सीधा नहीं, यहाँ पर पार्ट नहीं है कि यहाँ से डायरेक्टली सीधे निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी। यहाँ क्या होगा, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड्स निकलेंगी, मतलब यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से ऐसे निकली फील्ड, ऐसे गई, ठीक है, और यहाँ से भी थोड़ा सा, अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगी, ये टेढ़ी होती चली जाएगी, क्योंकि हमें रेडियल लेना है ना, हमें सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लेना है, तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड निकलती है कुछ इस तरीके से, बेंट होती जाएगी ये, और कहाँ जाएगी, सॉफ्ट आयरन की तरफ जाएगी। और फिर जब सॉफ्ट आयरन इसको क्या करेगा, इंटेंसिफाई करके और बढ़ा करके फिर क्या करेगा, साउथ पोल पर भेजेगा, ठीक है। और फिर ये भी ऐसे ही भेजेगा, यहाँ गई, ठीक है। फिर जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये बेंट होती जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे बेंट होती चली जाएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और सरफेस यहाँ पर क्या है, कॉनकेव शेप का है, तो जैसे शेप है इस सरफेस का वैसे ही फील्ड लाइंस भी अपनी कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो सरफेस के परपेंडिकुलर बनाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि जो फील्ड लाइंस है उसे बेंट होना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कॉइल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सारी ये फील्ड लाइंस का जो है डायरेक्शन हो गया, इसी को कहते हैं रेडियल फील्ड। ये क्या है भाई, ये रेडियल फील्ड है, यहाँ पर रेडियल फील्ड है। और ये रेडियल फील्ड बनाने में कौन कौन हेल्प कर रहा है भाई, एक तो अपना जो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है वो, और दूसरा जो कॉनकेव शेप इसका दिखाई दे रहा है सिलेंड्रिकल हॉट शू मैग्नेट का, वो यहाँ पर रेडियल फील्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके वर्किंग पर, ठीक है। ये करता क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है, ठीक है। डिटेक्ट द करंट इन एनी सर्किट, इसका काम यही है। ये सर्किट के भीतर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताता जैसे एमीटर बताता है ना। एमीटर में क्या होता है, जो स्केल होती है वो डायरेक्टली जो है करंट को मेजर करने वाली होती है, लेकिन यहाँ जो स्केल होती है वो डिफ्लेक्शन बताती है। और डिफ्लेक्शन को हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन जो बताता है, डिफ्लेक्शन उसको मान लेते हैं, डिफ्लेक्शन को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अल्फा है, ठीक है। अल्फा को कुछ ऐसे बनाते हैं अल्फा, तो डिफ्लेक्शन मान लेते हैं अल्फा है। डिफ्लेक्शन के फॉर्म में यहाँ करंट बताएगा ये जो गैल्वेनोमीटर है, और इसको जो है हम डिफ्लेक्शन के फॉर्म में करंट के लिए फार्मूला भी डिराइव करेंगे, अभी पता चल जाएगा कि अगर डिफ्लेक्शन हमारे पास है तो करंट कितनी आएगी, इसे हम पता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं इसकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग तो हमने सब बता ही दिया कि मतलब क्या होगा कि इसमें जो करंट फ्लो करेगी तो फिर उसके बाद कॉइल क्या करेगा, कॉइल ये मैग्नेट के बीच में रखा गया है तो इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो फिर क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन यहाँ इस स्केल पर हम मेजर कर लेंगे, और फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन के फॉर्म में करंट को हम यहाँ निकाल लेंगे। उसके लिए फार्मूला अभी हम बताएंगे जिसकी सहायता से हम करंट को निकाल पाएंगे डिफ्लेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो वर्किंग में क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉइल को उठाएंगे। कॉइल के ऊपर ही जो फोर्स लग रहा है, सब कुछ माजरा वहीं से शुरू हो रहा है, सब कुछ पूरा सीन जो है वो यहीं से शुरू हो रहा है कि कॉइल पर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो कॉइल हम बना लेते हैं। मान लिया कॉइल हमारे पास एक है, और ये कॉइल हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। P, Q, R और S, ये कॉइल का हमने रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस तरीके से बना लिया। इसमें करंट सपोज कर लेते हैं कि I करंट ऐसे बह रही है, इधर से आई करंट, इधर गई आई करंट, और फिर इधर गई आई करंट, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है, ये वाली साइड इसकी B है, ठीक है, और ये वाली साइड इसकी A है, ठीक है। A साइड इसकी है, रेक्टेंगल है तो एक लेंथ और ब्रेड्थ होगा, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है। A और B ये इसकी जो ये डायमेंशन है, रेक्टेंगल के डायमेंशन है। ये कॉइल है, मतलब यही कॉपर की कॉइल है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर की वायर, जिसका एक फेरा बनाया हमने। वैसे कितने होंगे इसके, n फेरे होंगे, 200, 300, 400, 100 फेरे जितने हो सकते हैं वो होंगे। हमने एक ही फेरा यहाँ पर बनाया है, और फिर एक फेरे में जैसे करंट फ्लो करेगी, जैसे काम होगा वैसे ही सारे फेरे में होगा, ठीक है। टॉर्क अगर एक फेरे की बात कर लें, एक फेरे पर जितना लगेगा उसी का n टाइम जो है हम कर लेंगे, तो फिर n फेरे पर लगेगा, जितने फेरे हैं 100, 200, 400 फिर जितने फेरे हैं उस पर लगेगा। तो पहले हम इसी पर टॉर्क जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये जो टॉर्क होगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, क्यों, क्योंकि टॉर्क लगेगा तो इसको जो है मैग्नेटिक, इसको कॉइल को घुमाएगा, और कॉइल को घुमाएगा तो ये जो डिफ्लेक्टर है, पॉइंटर, ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। अभी हम निकालेंगे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। फिर एक रिस्टोरिंग टॉर्क इसके ऊपर लगेगा, स्प्रिंग के ऊपर, जो स्प्रिंग ऐसे घूमेगी उल्टे तरफ, ठीक है, घूम करके फिर क्या होगा, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगी, क्योंकि उसको हमने क्या किया है, या डिफ्लेक्शन की वजह से अपने यहाँ जो है स्प्रिंग जो है पीछे की तरफ जा रही है। फिर जैसे ही छोड़ेंगे फिर क्या होगा, फिर अपने आप फटाक से जितना टर्न उसने घुमा था फिर उतना ही वो चली जाती है, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर स्टोरिंग टॉर्क निकलेगा, और इस कॉइल के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकलेगा, और ये दोनों टॉर्क हमेशा बराबर होंगे। बस यही प्रिंसिपल है इसका, यही वर्किंग है इसकी, ठीक है। चले चलते हैं। अब ऊपर वाली जो साइड देखते हैं यहाँ पर, PQ जो साइड है और SR साइड है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर साइड है उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, मतलब अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज किधर फ्लो कर रहे होंगे, इधर फ्लो करने होंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, और यहाँ पर जो चार्ज होगा फ्री इलेक्ट्रॉन वो ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। पहले हम ऊपर नीचे दोनों साइड की बात कर लेते हैं, फिर ये साइड में जो है वर्टिकल लाइंस है इस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी ये जो हम
पी क्यू और एस आर साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो टॉर्क आएगा, यहाँ पर जो फोर्स आएंगे वो कोलिनियर आ जाएंगे, ठीक है। एक उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा और लाइन ऑफ एक्शन से सेम होने की वजह से क्या होगा कि वो कोई टॉर्क वार्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और उनका जो इफेक्ट है, सपोज दैट उनका इफेक्ट मान लो कि भाई वो जीरो हो जाता है, उनका इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो, उनके होने का कोई मतलब नहीं, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका कोई मतलब नहीं, ये बात हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ऐसे मान लिया घूम रहा है, ये अपना जो कॉइल है वो घूम रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ है इस वायर की, ये दोनों। इस साइड पर बात कर लेते हैं कितना फोर्स लगेगा। देखें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हम अपना जो है किसका, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, बी की डायरेक्शन में 4 फिंगर को फैलाएंगे और फिर जो ये है मिडिल फिंगर, इसको चार्ज की मूविंग, जिधर चार्ज मूव कर रहे हैं उधर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखें ये फील्ड है और जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो किधर की तरफ है, अपने ये जो यहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। चार्ज किधर फ्लो कर रहे हैं, बाहर की तरफ। ये जो दिखाई दे रहा है, हमने ऐसे बनाया है ना कॉइल, और कॉइल को देखेंगे कि कॉइल हमेशा इसकी वजह से ना, ये जो अपना रेडियल फील्ड है इसकी वजह से हमेशा कॉइल जो है क्या रहती है, अगर हम इसको फ्री छोड़ दें तो हमेशा ये जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इसका प्लेन, मतलब इस तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे इस तरीके से अपनी कॉइल जो है ऐसे रहेगी, ठीक है। जब ऐसे रहेगी तो अपना जो करंट अपनी जो है बाहर की तरफ आ रही है, करंट बाहर आ रही है ना इधर तरफ, जो हमने दिखाया यहाँ पर, इससे समझ में आ रहा है करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ अंदर की तरफ फ्लो कर रहे होंगे, तो बस वही डायरेक्शन लेना है आपको। ये बी की डायरेक्शन हो गई और फिर जो अपने इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो चार्जेज हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे भाई, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ इसको करेंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, नीचे की तरफ फोर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो एक फोर्स मिलेगा हमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर जो फोर्स मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, F1 मान लेते हैं, नीचे की तरफ मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो फिर हम ऐसे फैलाएंगे और करंट अंदर जा रही है, तो जो चार्जेज हैं वो बाहर की तरफ, मतलब अपनी तरफ आ रहे होंगे, तो हमने अपनी तरफ ये वाला जो मिडिल फिंगर उसको अपनी तरफ कर लिया है। फिर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, उतना ही फोर्स, क्योंकि देखो साइड बराबर है, ये इसका भी मेजरमेंट ए है, ठीक है, इस साइड का मेजरमेंट ए है और इसका भी मेजरमेंट कितना है, ए है भाई, ये कितना है, ए है ना, ये ए है। तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा जिसको F2 सपोज कर लेते हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये दोनों फोर्स देखो, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, इस वजह से F1, ये जो F1 है वो F2 के, इसका वेक्टर सब बराबर हो जाएगा, जिस वजह से ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, इनका इफेक्ट यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क वार्क सब भी जीरो हो जाएगा, इसलिए कपल का फॉर्मेशन करेंगे नहीं। कपल का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर जो फोर्सेज लगेंगे PS और QR पर जो फोर्स लगेंगे वही कपल का फॉर्मेशन करेंगे। चले देख लेते हैं। ये करंट डायरेक्शन ऐसे है, बाकी जो चार्जेज होंगे वो इधर मूव कर रहे होंगे ऊपर की तरफ, यहाँ जो चार्ज होगा वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर फील्ड देखें, फील्ड फिर भी ऐसे है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, और ये जो करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन हमें चार्ज की मोशन की डायरेक्शन लेना है, चार्ज की वेलोसिटी जिधर है उधर लेना है, तो चार्ज ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा यहाँ पर, इस वाली साइड पर, PS साइड पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा। इसको चलो हम ऐसे दिखा देते हैं, मान लिया F4 है, क्योंकि F1 F2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और वैसे सिमिलरली यहाँ बात करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट ऊपर फ्लो कर रही है, लेकिन करंट डायरेक्शन ने हमें इसकी उल्टी डायरेक्शन में रखना है। अपनी ये जो मिडिल फिंगर है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, तो इसको हम ऐसे रखेंगे नीचे की तरफ मिडिल फिंगर को। फिर जो फोर्स लगेगा ये अपनी तरफ लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फोर्स जो है यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारी ऐसे अपनी तरफ लग रहा है, और ये दोनों फोर्स क्या है, पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। F4 नहीं, इसको F3 लिखेंगे ना, F3, और ये F4 होगा। ये दोनों फोर्स जो है, अब दोनों फोर्स जो आए हैं, फिर ये भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि देखो साइड बराबर है, सेम फील्ड इसके लिए भी इसके लिए भी, और साइड बराबर है, करंट सेम फ्लो कर रही है, तो फोर्सेज भी यहाँ पर बराबर आएंगे। लेकिन मसला क्या है यहाँ पर कि जो दोनों फोर्सेज आए हैं उनके बीच की कुछ डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ठीक है, वो दोनों, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, कुछ दूरी पर लग रहे हैं दोनों फोर्सेज, और इसी वजह से टॉर्क का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब देख लो, जाहिर सी बात है, ये F3 जो है पीछे की तरफ लग रहा है और ये आगे की तरफ लग रहा है, ऐसे एक पीछे की तरफ फोर्स, एक आगे की तरफ, तो क्या होगा, ये इसको इस कॉइल को घुमाएंगे, सब रोटेट कराएंगे, इस तरीके से रोटेट कराएंगे, ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर इसकी वैल्यू भी हम लिखना चाहें F1 F3, ठीक है, F3 कहें चाहे फिर F4 कहें,
अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, BIL, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, जो करंट फ्लो कर रही है वो, और जो साइड होती है, साइड की लेंथ, जो लेंथ है वहाँ पर वायर की, उसकी बात कर लेते हैं। लेंथ कितनी है, B है, यहाँ पर BIB होगा, ये फोर्स लगेगा। चाहे F3 की बात कर लें, चाहे F4 की बात कर लें, इतना ही फोर्स लगेगा। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो BIB। यहाँ पर भी जो F3 है उसको लिख सकते हो BI और फिर स्मॉल b, ठीक है, स्मॉल b साइड है, वैसे L लिया जाता है तो BIL हो जाता है। और देखें ये जो फोर्स है, जो B के डायरेक्शन है और जो यहाँ पर चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन है, देखें ये B की डायरेक्शन है और चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन, चाहे नीचे फ्लो कर रहा था चाहे ऊपर फ्लो कर रहा था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स आता है उसका जो एक्यूरेट फार्मूला होता है BIL और फिर साइन थीटा होता है, जो थीटा होता है इस B और L के बीच का एंगल होता है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये थीटा जो होगा 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से सीधा सा अपना जो है ये साइन वाइन का चक्कर यहाँ से निकल जाता है, सिर्फ BIB आ जाता है, BIL आता है, L की जगह पर हम B रखते हैं। ये फोर्स आ गया। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है, टॉर्क, ठीक है, और ये टॉर्क कौन सा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई एक फोर्स, क्योंकि कपल हमें मिल गया, कपल ये दोनों फोर्सेस मिल गए हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, दोनों कुछ दूरी पर लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, किसी एक फोर्स को लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है, इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, बस ये चाहिए हमें, ठीक है। तो फोर्स लिखेंगे कितना है, BI और B है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा हमें, ये जो साइड A दिखाई दे रही है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से बनाएंगे, यहाँ कर लेते हैं इसको, यहाँ पर ये जो साइड A दिखाई दे रही है ऐसे है, ठीक है, A, ये साइड A है, A को यहाँ लिख लेते हैं, और फिर दूसरी वाली साइड ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे कॉइल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो फोर्सेज लग रहे हैं ये बाहर की तरफ लग रहा है, ये वाला फोर्स अपना जो है इस तरीके से अपनी तरफ लग रहा है F4, और ये वाला कितना लग रहा है, इधर पीछे की तरफ F3 लग रहा है, ठीक है, F3 लग रहा है, ये वाला फोर्स F3 F4 लग रहे हैं फोर्स। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकलेगा हमें, क्योंकि देखें यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इसको थोड़ा सा एंगल इसका बढ़ाएं, ये जो है इस तरीके से मान लेते हैं, ये वाला इस पर फोर्स लग रहा है, और ये जो है यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, F4 और F3 लग रहा है फोर्स। इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगी, हम क्या करेंगे, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं दोनों एंड पर, दोनों साइड पर, उसको हमने, एक तो ये हमारा जो फोर्स है F3 वो अंदर की तरफ लग रहा था, इसको अंदर लिखना था, ठीक है, F3 अंदर तरफ, हम इसको अपवर्ड भले दिखा रहे हैं लेकिन समझ लेना कि ये फोर्स जो है अंदर तरफ लग रहा है, F3 है ये, ठीक है, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में F4 लग रहा है, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है F4, ठीक है। इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो साइड है, ये साइड, इसी के क्या है, इस साइड के अपना जो परपेंडिकुलर या फिर कहें पैरेलल, ठीक है, इस साइड के परपेंडिकुलर, क्योंकि अब पहले नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जब हमारी कॉइल ऐसे रहेगी तो जो अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, ये है, ये, ठीक है, और ये जो अपना कॉइल है, ठीक है, इस पर इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस पूरे प्लेन का, वो क्या होगा, वो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर ये नॉर्मल वेक्टर है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m वेक्टर से, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, ठीक है। और ये जो है इस फील्ड के साथ थीटा एंगल मान लिया बना लेता है, ठीक है, बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। फिर क्या करेंगे कि अब ये जो साइड है, साइड पर नॉर्मल खींचा गया है, तो साइड खुद इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, क्योंकि नॉर्मल इस साइड के परपेंडिकुलर है, और ये जो B दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम पीछे खींचेंगे और फिर क्या करेंगे, इसी फोर्स के अलोंग इस पर जो है, इस B पर परपेंडिकुलर खींचते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, आगे इधर बढ़ाएंगे, बढ़ाए भैया आगे हमने इसको, ठीक है, और वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक, अब क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल B के डायरेक्शन में एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे इस तरीके से। अब देखें यहाँ पर यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो दिखाई दिया हमने, ये हमने खींचा अभी, यही इन दोनों फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
लेकिन ये वैल्यू आएगी कैसे देखें, क्योंकि ये साइड है, साइड पर नॉर्मल खींचा गया है m, और फिर दूसरा एक b है जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो b के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन खींची हमने ये वाली, ठीक है, और इस m के परपेंडिकुलर एक लाइन तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि हमारा जो साइड a था उसी के परपेंडिकुलर ये m खींचा गया था। तो अगर m और b के बीच का एंगल थीटा है, तो इसके जो m के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचेंगे, जो लाइन तो है ऑलरेडी है, और b के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, जब ये थीटा मिल गया हमें, जब ये थीटा मिल गया, जाहिर सी बात है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस की वैल्यू होती है a cos थीटा होती है, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू a sin थीटा होती है, a sin थीटा। बस इसी की ज़रूरत है हमें, ठीक है, बस इसी की ज़रूरत है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया हमें, और इसी की ज़रूरत है यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे क्या, इंटू a sin थीटा, a sin थीटा, ठीक है, a sin थीटा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखें b आ गया और a आ गया, ठीक है, b आ गया और a आ गया। अब ज़रा देखें, ये b क्या है, अपना ब्रेड्थ है, a लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो क्यों ना हम इसको प्लेन के एरिया को लिख लेते हैं, बी आई ए कर लेते हैं, और उसके बाद साइन थीटा कर लेते हैं, ठीक, ये वैल्यू है। अब एक काम करें कि ये केवल एक वायर की वजह से आया है, और मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, सपोज दैट बराबर में कैपिटल N, और यहाँ लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल जो टॉर्क आएगा n टर्न्स की वजह से, n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, वो कितना आएगा, कैपिटल N से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल टॉर्क आ जाएगा। टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, छोटा सा शॉर्ट में लिखते हैं, ये अपना टॉर्क हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इतना आ जाएगा। अब देखिए जो थीटा है, इस b और इस, हमने कहा कि जो कॉइल है वो उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, 90 डिग्री पर है, ठीक है, 90 डिग्री पर है इसका जो प्लेन है, ठीक है, प्लेन नहीं, इसका नॉर्मल जो है इसके साथ 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर अगर है तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, जो थीटा होगा वो यहाँ पर 90 हो जाएगा। थीटा 90 हो गया तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ क्या करेंगे, थीटा को 90 कर देंगे। थीटा 90 क्यों होगा, जब इसका जो प्लेन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री पर होगा, तब उसके ऊपर जो नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, फिर ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। अब हमारे पास ये आ गया है टाउ डिफ्लेक्टिंग बराबर में, अब देखें यहाँ पर N I A और फिर B भी है, और फिर कुछ नहीं आया, बस इतना ही आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं इसको। लेकिन देखें अब यही इसी टार्क की वजह से, इसी घूमने की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इन स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो कैसे आएगा, इसको देख लेते हैं कैसे आएगा। इस टॉर्क को हम इस तरीके से लिखेंगे, टाउ रिस्टोरिंग। ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा जो डिफ्लेक्शन है, मतलब इस पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस डिफ्लेक्शन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इस तरीके से अल्फा करके लिखते हैं, डिफ्लेक्शन को अल्फा से दिखाते हैं, ये डिफ्लेक्शन हो गया, इसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना अल्फा होगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क भी इसके अंदर आएगा, इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर आएगा। अब जरा हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो टाउ रिस्टोरिंग जो आएगा बराबर में एक कांस्टेंट लेंगे के, और फिर अल्फा जो है अपना वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ये आ जाएगा, जहाँ पर ये जो के है वो अपना टॉर्सन कांस्टेंट है, ठीक है, टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग की बात हो रही है, ये स्प्रिंग का टॉर्सन कांस्टेंट है। अब इन दोनों जो इक्वेशंस आए हैं, दोनों में क्या है, टॉर्क है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा, दोनों के इक्वल कर देते हैं। दोनों के इक्वल करें, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क और यहाँ पर जो अपना रिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको इक्वल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अपना जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क रिस्टोरिंग वाला बराबर क्या करेंगे, टॉर्क डिफ्लेक्टिंग वाला, ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो के अल्फा है, ठीक है, और बराबर में
जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया है वो कितना है, एन आई ए और बी आया है, ठीक है, एन आई ए और बी आया है। अब देखें यहाँ से अगर हमने अल्फा निकालना है यानी डिफ्लेक्शन निकालना है, ये है क्या, ये डिफ्लेक्शन है कि इस पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा जो है इस स्केल पर मेजर किया जाएगा वो कितना होगा, अल्फा बराबर में एन बी ए और के को क्या करेंगे यहाँ से नीचे ढकेल देंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और आई को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि ये हमें पता चले ये वैल्यू जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये तो सब कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, सब कांस्टेंट है, ठीक है। आई जो है वेरिएबल है, यहाँ से पता चला कि जो अल्फा है वो आई के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अल्फा जो है वो आई के प्रोपोर्शनल है। अल्फा को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ठीक, अल्फा आई के प्रोपोर्शनल यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई यहाँ पर प्रोपोर्शनल इसके है, अल्फा कहें, अल्फा जो डिफ्लेक्शन है वो आई के प्रोपोर्शनल, जितना करंट फ्लो करेगी उतना ही डिफ्लेक्शन इसके अंदर आएगा। ये यहाँ से कन्फर्म हो गया कि मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है। हमेशा जब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा मतलब करंट ज़्यादा हो रही है, डिफ्लेक्शन कम होगा मतलब करंट कम हो रही है। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ से आई की वैल्यू निकालना चाहें, ये आई की वैल्यू यहीं से, तो क्या होगा, आई की वैल्यू जो आएगी वो अपना इस पूरी चीज़ को उल्टा कर देंगे, के अपॉन में एन बी ए करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्या आएगा, अल्फ़ा जो है वो आएगा, ठीक है। तो आई बराबर के अपॉन एन बी ए हो गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है, ये जो कांस्टेंट होता है उसको कैपिटल जी कहते हैं, जिसे गैलोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। असल में हम पढ़ रहे हैं गैलोमीटर, मूविंग कॉइल गैलोमीटर, तो भाई गैलोमीटर का नाम भी तो आना चाहिए। ये जो कांस्टेंट है इसको हम कैपिटल जी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल जी। तो आई बराबर हो जाता है कैपिटल जी और फिर क्या होता है, अल्फ़ा, ठीक है, जहाँ पर जी क्या है, ये गैलोमीटर कांस्टेंट है, जी है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से जी पता करना चाहें कैपिटल जी, तो होगा क्या, यहाँ पर आई अपॉन में क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फ़ा करना पड़ेगा, ठीक है, आई अपॉन अल्फ़ा, ये अपना जी की वैल्यू होगी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है, आई अपॉन अल्फ़ा, आई को थोड़ा सा ऐसे लिखें, फिर अल्फ़ा अपॉन भी तो लिखना है। तो ये था बच्चों, आज हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा, इसकी वर्किंग कैसे होती है ये पढ़ा हमने, बिल्कुल कुछ नहीं था। ये कॉइल जो रखते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, उस पर जो टॉर्क लगता है, बिल्कुल जो इसका प्रिंसिपल है, जो वर्किंग है, इसी पर बेस्ड है। इसमें डिफ्लेक्शन होता है और दो टाइप के टॉर्क यहाँ हम बात कर रहे थे, एक रिस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग में पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हम नॉर्मली निकालते आ रहे हैं वो, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों बराबर होने से हमने देखा कि जो डिफ्लेक्शन आ रहा है पॉइंटर में, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंटर लगा हुआ है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल है, जितनी करंट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। एक नई चीज़ यहाँ हमने देखी है, वो क्या है, कैपिटल जी, जिसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और ये आई अपॉन अल्फ़ा के बराबर होता है, जहाँ आई तो करंट है लेकिन अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन है, जो जाहिर सी बात है करंट के फ्लो करने की वजह से डिफ्लेक्शन भी हो रहा है। और आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट रह नहीं गया होगा आपके ब्रेन में इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई डाउट है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हो आपको गैल्वेनोमीटर के रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और हम उसको ज़रूर जवाब देंगे, उसका आंसर देंगे और उस डाउट को क्लियर करेंगे आपके। और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, अच्छे बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में।